साइंस गुरुत्वाकर्षण का MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बाकी चैप्टर कंप्लीट है, जितना भी टर्म 1 में पढ़ना है सारा कंप्लीट कर दिए हैं। ये लास्ट चैप्टर बचा हुआ है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। मैथ का भी जितना पढ़ना था टर्म 1 के लिए 7 चैप्टर, सातों चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। आज ये गुरुत्वाकर्षण का देखते हैं MCQ, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे तो कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर एक बार पढ़ा दिए हैं। चैप्टर वाला वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। क्लास 9 साइंस न्यू बैच करके एक लिस्ट बना हुआ है प्ले लिस्ट, वहाँ पे आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे MCQ टाइप, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का SI मात्रक क्या है। तो G दो तरह का होता है, एक बड़ा G जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, और एक छोटा G होता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा G का पूछा है, तो बड़ा G का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये तीसरा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सार्वत्रिक नियम, दूसरा क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का वैल्यू, G का मान क्या होता है वो पूछा है। तो G का मान याद रखिएगा, वो 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सही है, इसमें कौन सही है ये बताना है। तो F = G/m/d स्क्वायर एक दिया हुआ है, एक है F = G/m/d। m मतलब मास ऑफ अर्थ एक होगा, और मास छोटा m जो है उसका मतलब मास ऑफ कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का मास, ठीक है। तो ऊपर ठीक है, सब में G/m जो लिखा हुआ ऊपर ठीक है, लेकिन देखिए नीचे एक में d स्क्वायर है, एक में d है, एक में d क्यूब है, तो कौन सही होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो F = G/m/d स्क्वायर होता है, या G/m1m2/d स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मास के समानुपाती होता है, मास के गुणनफल के। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किसी दो वस्तु के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के मास के गुणनफल के समानुपाती होता है। मास के गुणनफल के क्या होते हैं, समानुपाती होता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, डिस्टेंस यानी बीच का दूरी जो है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसीलिए G/m1m2 यानी कि बड़ा m और छोटा m/d स्क्वायर जो है पहला ऑप्शन ये रहा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का SI मात्रक। देखिए अब छोटा g, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण G, तो ये G जो है ये एक्सेलरेशन है, त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उसको गुरुत्वीय त्वरण और G से लिखते हैं। इससे पहले का चैप्टर में देखे थे त्वरण को A से लिख रहे थे, एक्सेलरेशन A से, लेकिन यहाँ पे A ना लिख करके G क्यों लिखे, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो A का त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये भी तो एक त्वरण है, तो इसका भी SI मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होगा। तो G का एक्चुअल मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का ये है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको जब क्वेश्चन बनाने समय लगभग 10 मान के चलते हैं, 10 लेके बनाते हैं, ठीक। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान, तो पृथ्वी का केंद्र जो है, पृथ्वी का केंद्र, तो इसमें G का मान जो है 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने से G का मान घटता है, और पृथ्वी का सतह से ऊपर अंतरिक्ष के ओर भी जाने से G का मान घटता है, ठीक है। सतह में ही G का मान सबसे ज्यादा होता है पृथ्वी के सतह पर। तो
पृथ्वी के केंद्र में g का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर 27 kg बालक का भार होगा। 27 kg बालक का भार कितना होगा बोला किसी पृथ्वी के केंद्र में, तो केंद्र में g का मान होता है 0। अब भार पूछा है, भार वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर होता है mg, मास गुना गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण mg, ये फॉर्मूला होता है वेट निकालने का, भार निकालने का mg। तो मास तो दिया हुआ 20 kg, लेकिन पृथ्वी का केंद्र बोला है, तो पृथ्वी का केंद्र में g का मान तो 0 होता है, तो 20 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, यानी कि 0 हो जाएगा 0। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के संदर्भ में सही है, मतलब बड़ा g के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। मात्रकों की सभी पद्धति g का मान समान होता है, मात्रकों की सभी पद्धतियों में g का मान समान होता है, तो ये क्या उठपटांग है। ब्रह्मांड की हर जगह g का मान समान होता है, ये सही ऑप्शन है। ये जो g है बड़ा g, ये ब्रह्मांड में कहीं भी, या सूरज में हो या चांद में हो या कोई भी अन्य ग्रह में हो या पृथ्वी में हो, हर जगह g का मान जो है एक समान होता है, वही 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ये हर जगह फिक्स है, लेकिन छोटा g का जो वैल्यू होता है, गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू, वो अलग अलग जगह में अलग अलग होता है ना। जैसे पृथ्वी पर 9.8 है, चांद पे इसका 1/6 भाग होता है, यानी कम होता है। या पृथ्वी पर ही देखिए, केंद्र की ओर जाएंगे तो कम होगा, ऊपर जाएंगे तो भी कम होगा। तो g जो है, छोटा g गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोलते हैं, इसका मान बदलते रहता है, बदल सकता है इसका मान, लेकिन बड़ा g का मान नहीं बदलेगा कहीं पे भी, है ना। तो ये ऑप्शन दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा बात सही है उसको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, मध्यवर्ती माने बीच वाला माध्यम पर, तो गलत बात है। गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल है, ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है ना, न्यूटन का नियम, तो उसी पर यह आधारित है। तीसरा ऑप्शन सही होगा। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय बल क्या होगा। वस्तु की दूरी को आधी कर देना है तो गुरुत्वीय बल क्या होगा, तो गुरुत्वीय बल इक्वल जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर। तो डी जी m1 m2, ये तो ठीक है, डी को आधा करना है तो आधा डी स्क्वायर हो जाएगा, तो आधा डी स्क्वायर ऊपर वाला तो जी m1 m2 ठीक रहेगा, वही रहेगा। आधा का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डी स्क्वायर। 4 नीचे 1 2 3 भाग में हो गया, यानी 4 को ऊपर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, 4g m1 m2 बाय डी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4g m1 m2 बाय डी स्क्वायर, तो जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें 4 आ गया यानी 4 गुना हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा 4 गुना। ऐसे भी समझिए कि इसका डिफिनेशन क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, कि दो वस्तु के बीच के दूरी का वयुत कर्मपाती होता है, यानी कि दूरी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अब दूरी को कम करेंगे तो बल अधिक होगा, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। इस तरह मास को बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, यानी मास का समानुपाती होता है, लेकिन मास का अनुकर्मपाती होता है, यानी मास बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन दो वस्तु के बीच का दूरी को बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, दूरी कम कर देंगे सटा देंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम करने के बाद वाला दूरी को आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर होता है स्क्वायर, तो आधा का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/4, और 4 ऊपर जाएगा गुना, यानी 4 गुना जो है कम हो जाएगा, काहे कि दूरी कम हो रहा है, दूरी कम हो रहा है तो इसलिए 4 गुना जो है फोर्स बढ़ जाएगा। दूरी कम होने से याद रखिएगा फोर्स बढ़ जाएगा, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। और अगर दूरी को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा, है ना, वयुत कर्मपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए यदि दो वस्तु के बीच, दो वस्तु के द्रव्यमानों का दुगुना कर दिया जाए, अब देखिए बढ़ा दिया, दुगुना कर दिया, तो बीच के गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, द्रव्यमान को लेकिन दुगुना किया, द्रव्यमान को दुगुना, तो द्रव्यमान ऊपर आता है m1 m2, द्रव्यमान बढ़े वजन बढ़ेगा तो
गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा। तो वजन को दुगुना कर दिया तो गुरुत्वाकर्षण भी दुगुना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि दुगुना मास होता है m1 m2। तो क्या बोला, वस्तुओं के द्रव्यमानों को, यानी कि दोनों का दुगुना कर दिया, इसको भी 2m कर दिया, इसको भी दुगुना, तो 2 दूनी 4 गुना बढ़ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। काहे कि दोनों वस्तु का 2 गुना द्रव्यमान जो है, वजन जो है बढ़ा दिया गया, तो 2 गुना फोर्स भी 2 दूनी 4 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस बल के कारण चक्कर लगाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6.0, यानी कि 6 × 10⁻24 kg, ये पृथ्वी का वजन है, द्रव्यमान है। 6 गुना 10 का पावर 24। छोटा जी का मान होता है सबसे ज़्यादा किसमें, सबसे कम किसमें? तो स्मॉल जी जो है उसका मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, ध्रुव, पृथ्वी के ध्रुव पर, है ना। विश्वत्र का बना होता है, देख प्रत्येक जगह समान नहीं रहता, अलग अलग होता है। पृथ्वी के केंद्र में अधिकतम बोल दिया, पृथ्वी के केंद्र में तो 0 होता है और ध्रुव में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केपलर का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो केपलर का प्रथम नियम को कक्षाओं का नियम कहते हैं, दूसरा नियम को क्षेत्रफल का नियम कहते हैं, दूसरा नियम भी पूछा है, और तीसरा नियम को आवर्तकाल का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 नियम को याद रखिएगा। पहला नियम को कक्षाओं का नियम, दूसरा नियम को क्षेत्रफल, दूसरा नियम को क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा नियम को आवर्तकाल का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर जी का मान कैसे निकालते हैं? तो जी बराबर फॉर्मूला होता है, जी बराबर छोटा जी स्मॉल जी बराबर बड़ा जी m/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है? तो देखिए, f बराबर फॉर्मूला होता है बड़ा जी mo, ये मास ऑफ अर्थ है, अरे वो छोटा m होता है, बाय d²। तो f इक्वल टू m में होता है फॉर्मूला, m में बराबर g m/d²। तो ये m कट जाएगा और a त्वरण होता है, तो यहाँ वाला त्वरण को कहाँ से लिखते हैं? g से, तो g बराबर बच गया g m/d²। ठीक है, और पृथ्वी का डिस्टेंस जो है पृथ्वी का, वो त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या, इसलिए d की जगह r लिखाएगा। क्योंकि पृथ्वी का केंद्र से सतह का दूरी को, ये त्रिज्या, पृथ्वी गोल है तो लगभग गोल है, तो इसको त्रिज्या मानते हैं, तो r, इसलिए नीचे डिस्टेंस की जगह में r हो जाएगा। तो g m/r² होता है ना। चैप्टर पढ़ाए उस समय ये सबको समझाया बढ़िया से, है ना। तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जो है g का मान क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा तो g का मान घटता है, और नीचे जाइएगा केंद्र की ओर तो भी g का मान घटता है। तो नीचे गहराई में जाने पर भी g का मान घटता है, याद रखिएगा। ऊपर भी जाने से, नीचे भी जाने से, सतह पर ही सबसे ज्यादा होता है, ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे अंदर घुसेंगे तो भी घटेगा। किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर, तो ध्रुव की ओर, ध्रुव पर सबसे ज्यादा जी का वैल्यू होता है, तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा, बढ़ता है, क्योंकि ध्रुव पर सबसे ज्यादा जी का वैल्यू होता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह के भार का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी का जो भार है उसका 1/6 गुना होता है। यानी यहाँ पे अगर 60 न्यूटन कोई है तो वहां पे जाएगा तो 10 न्यूटन ही उसका भार निकलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी स्थान पर बराबर होता है, गलत बात। पृथ्वी के सभी जगह बराबर होता है, ये भी सही, गलत है। पृथ्वी का अक्षांश पर निर्भर करता है, ये सही बात। पृथ्वी के अक्षांश पर ये निर्भर करता है जी का मान। हाँ, सार्वत्रिक जी स्थिरांक जी, सार्वत्रिक स्थिरांक जी जो है वो क्या बोला है? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। वस्तु के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है? नहीं। तो खाली द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है ना, इस पर मापने की विधि पर ना। जी का मान किन्हीं दो वस्तु के लिए नियत रहता है, तो जी का मान क्या होता है? किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है हर जगह। ये जी का भार, इसका वैल्यू है जी का 6.67 × 10 का पावर -11। अब इसमें भार, वजन, द्रव्यमान जो है चाहे 2 किलो का है कि 5 किलो का वस्तु है कि करोड़ों किलो का, उससे कोई मतलब नहीं है ना, या नापने का विधि से कोई मतलब नहीं। जी का मान तो फिक्स है ये, तो ये नियत रहता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। ठीक, दाब खाली स्थान राशि है, तो दाब एक अदिश राशि है। प्रणोद का मात्रक क्या होगा? प्रणोद का मात्रक क्या होगा? प्रणोद का मात्रक को हो जाएगा न्यूटन। काहे को प्रणोद मतलब होता है लंबवत बल,
किसी वस्तु पे लगने वाला लंबवत बल, यानी कोई वस्तु है इसमें एकदम लंबा सीधा बल लगा रहे थे, सीधा लगा रहे बल या टेढ़ा बल लगा रहे, बल ना लगा रहे तो सीधा बल लगा रहे थे, इसी को परनोद कहते हैं। तो बल ही लगा रहे थे, बल का ऐसा मतलब न्यूटन, तो परनोद का भी ऐसा मतलब न्यूटन होगा। भार का ऐसा मतलब क्या होता है, तो भार का तो न्यूटन ही हुआ, W बराबर mg। वेट का ऐसा मतलब भी न्यूटन होता है। घनत्व का ऐसा मतलब क्या होगा, तो घनत्व का ऐसा मतलब होता है केजी मीटर पर मीटर क्यूब, केजी मीटर पर क्यूब पर मीटर क्यूब। यानी कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है कि द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का केजी हो गया, आयतन का मीटर क्यूब, ठीक। तो द्रव्यमान बटा आयतन पहला ऑप्शन। तीसरा मतलब द्रव्यमान का ऐसा मतलब, तो ये तो केजी है, द्रव्यमान में मास का ऐसा मतलब केजी। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली पिंड का भार, 1 किलोग्राम कोई वस्तु है, पिंड मानी वस्तु, तो उसका भार क्या होगा, तो भार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेट निकालने का W बराबर mg। तो 1 है, मास 1 दिया हुआ है और g का वैल्यू होता है 9.8, तो 9.8 का 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या है। किसी वस्तु को तरल में पानी में डुबाते हैं तो पानी जो है ऊपर उसको बल लगाता है, तो उसको उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल बायोन्सी। जी का मान प्रायोगिक रूप से कितने ज्ञात किया जाए, तो किसने ज्ञात किया, तो जी का मान जो है प्रैक्टिकली रूप में हेनरी कैवेंडिश ने किया था, है ना, निकाला था। उस वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 10 केजी है, तो वही वेट निकाल देंगे mg, mg। तो 10 m है 10 और g का वैल्यू होता है 9.8, तो 9.8 से 10 को गुना करेंगे तो 98 न्यूटन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पे क्या होगा, तो ये 60 न्यूटन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा में कहा तो 1/6, तो इसको 1/6 कर देंगे तो 6 देंगे 60, तो चांद में हो जाएगा 10 न्यूटन मात्र। अंतरिक्ष पर 60 केजी द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार क्या होगा, तो अंतरिक्ष में जी का वैल्यू जो होता है 0 होता है, 0। तो कितना वजनदार है आदमी, उसका भार निकालेगा अंतरिक्ष में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जी 0 है। mg फॉर्मूला होता है, m कितना ज्यादा रहा है 60 है और g 0, तो 60 को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, 0 होगा, ठीक है। इसलिए अंतरिक्ष में आगे उड़ते रहिएगा, वहाँ पे रुकल नहीं रहेगी। जैसे चांद में भी सही से कदम नहीं रखा जा सकता, वहाँ पे उड़ियाले चलिएगा, है ना, ताकि जी का मन बहुत कम होता है, भार वहाँ कम हो जाता है। स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता है, लेकिन स्टील की कांटी पानी पर डूब जाती है, किसके कारण है, तो ये उत्प्लावन के कारण है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। प्रति एकांक कोई निश्चित क्षेत्रफल है, उस पर जो प्रेशर लगा रहे, बल लगा रहे हैं, उसी बल को प्रेशर कहते हैं, यानी दाब कहते हैं। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो परनोद कहते हैं इसको, ठीक है। थ्रस्ट इंग्लिश में कहते हैं परनोद को, थ्रस्ट। लंबवत एकदम सीधा बल किसी में लगाएंगे तो वही परनोद है। अगला क्वेश्चन, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान। अब देखिए वेट दिया हुआ है न्यूटन, 98 न्यूटन वेट दिया हुआ है, वेट बराबर फॉर्मूला आता है mg, तो वेट दिया हुआ है 98, हमको मास निकालना है, g नीचे आ जाएगा तो g का वैल्यू होता है 9.8 बराबर m। तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0, तो 91 एक बार में कटेगा, 98 का 98 0, यानी मास जो हो जाएगा वो 10 केजी हो जाएगा, 10 केजी है ना। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर क्या होगा, तो भार जो है 0 हो जाएगा। ये तो एक और क्वेश्चन था ही। अच्छा, जी का वैल्यू बोला था केंद्र पर क्या होगा, तो जी का वैल्यू 0, तो भार भी 0 हो जाएगा, है ना। 70 केजी द्रव्यमान किसी मनुष्य पर चंद्रमा पर भार क्या होगा, 70 केजी है, तो इसमें चंद्रमा पर क्या भार होगा, तो देखिए केजी में दब दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होगा, केजी पर दिया हुआ है, केजी में द्रव्यमान, है ना। अब चांद पे निकालना है तो कोई डायरेक्ट किसी को 70 को ही 6 कर देगा, कहा कि 1/6 होता है उसमें, तो इसे काट देगा तो हो जाएगा गलत, 6 का 6 6 जो इस तरह से गलत हो जाएगा, क्योंकि भार कम होता है, द्रव्यमान थोड़ी कम होगा। द्रव्यमान मतलब तो द्रव्यों की मात्रा, जैसे मेरा जो द्रव्यमान है, मेरा हड्डी मांस जो है वहां जाएंगे तो घट थोड़ी जाएगा, उतना ही रहेगा, बस वेट घटेगा। वेट मतलब क्या, तो पृथ्वी जो खींच के रखता है, सतह जो हमको खींच के रखा है, उतना वो खींच के नहीं रख पाएगा चांद हमको,
चांद में सही से बैठ नहीं पाएंगे, खड़ा नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। वो नहीं खींच के हमको नहीं, खींच के जो रखा है उसको वेट कहते हैं। तो चांद क्या करेगा, हमको उस उतना जकड़ के नहीं रख सकता जितना पृथ्वी रखेगा, यानी वेट कम होता है, मास नहीं कम होता है। ऐसे थोड़ी कि हम जाएंगे तो वहाँ दुबला जाएंगे, या कोई जाएगा वस्तु यहाँ पे 10 kg का तो वहाँ 5 kg बचेगा, नहीं, मास उतना ही रहेगा, मास सेम रहता है, वेट कम होता है। ठीक है, तो यहाँ मास दिया है, कहा दिया है मास, तो इसको पहले वेट में बदलेंगे तब वहाँ पे कम करेंगे कि वेट, भार पूछा वेट, तो पहले वेट निकालेंगे इसका। तो 70 kg का वेट क्या हो जाएगा, वेट बराबर W बराबर होता है mg, तो m है 70 और g का वैल्यू लगभग मान के चलिए 10 मान लेते हैं, काहे कि यहाँ पे 9.8 लीजिएगा तो दिक्कत होगा गुना उना करने में, तो 10 लगभग मान लेंगे तो 700 हो जाएगा, 700 वेट है। अब 700 का 1/6 होगा चांद में, है ना, वेट 700 हुआ, अब 1/6 होता है तो 6 से इसको भाग दे दीजिए, 6 × 6 1 गया 10 हुआ, 6 × 6 4 गया 40 हुआ, 6 × 36 पॉइंट 6 × 36 इस तरह से आते रहेगा। 116 लगभग आया, तो 116 यहाँ है ही नहीं ऑप्शन, 114 है, तो 114 वाला सही होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 10 लिए हैं, वहाँ पे 9.8 लिखे बनाया होगा। तो चलिए अब 9.8 ही लिखे बनाते हैं, 10 बनाने से नहीं आया। तो m मास 70 है, g का वैल्यू 9.8 लेते हैं। चलिए तो 7 8 है 56 का 6 मतलब 5 17 63 465 66 67 68 और एगो 0, तो पॉइंट एक अंक बाद, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो खत्म हो गया पॉइंट के बाद वाला 0, तो बच गया 686, इसका 6 भाग करिए 1/6, तो 6 का 6 6 का 6 7 8 26 हुआ, 6 × 4 24, फिर 6 × 18 पॉइंट लगा के, तो ये 114 देखिए ठीक आ गया 114.3। तो 9.8 ही लेके बनाइएगा, कहीं पे कह देगा कि जी का मान 10 लीजिए तब 10 लीजिएगा, ठीक, या ज़्यादा बड़ा नंबर रहे गुना उना करने में दिक्कत है तो 10 ले सकते हैं। तो ये रहा, तो क्या याद रखिएगा, मास दिया है, पहले वेट में बदल के तब 6 से भाग देंगे चांद उंद में निकालने के लिए। एक गेंद को मीनार के शीर्ष से गिराया जाता है, मीनार को ऊपरी से ऐसा गिराया जाता है, तो वह जमीन पर 4 सेकंड में पहुंचता है। कई सेकंड लगता है जमीन पहुंचने में? 4 सेकंड। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, क्या करना है, मीनार की ऊंचाई यहाँ बोल दिया, जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला बताए थे कि याद रखिएगा, जैसे बल तथा गति का नियम, यानी इससे पहले वाला चैप्टर में फॉर्मूला है, गति दूरी समीकरण बहुत सारा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को इस गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़ना है, बस वहाँ पे बदल गया है, खाली वहाँ पे जो दूरी लिए थे यहाँ पे हाइट हो गया है वो, और एक्सेलरेशन जो ए लिखे थे वो वाला यहाँ पे जी हो गया है, बस यही सब का फर्क है, बाकी फार्मूला वही सब है ना। तो ऐसे ही एक फार्मूला होता है h बराबर, हाइट निकालना तो h बराबर होता है हाफ GT स्क्वायर। बल तथा गति का नियम में वहाँ पे हाफ AT स्क्वायर हो रहा था, लेकिन a की जगह में यहाँ पे क्या लिखेंगे, g, क्या है कि a मतलब त्वरण, g मतलब भी त्वरण, और h यहाँ पे डिस्टेंस बराबर होता था, ये s बराबर हाफ AT स्क्वायर। तो s यहाँ पे s की जगह में h लिखे, s माने दूरी था, यहाँ भी दूरी है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण है तो ऊपर से नीचे की बात हो रहा है, तो ऊपर से नीचे हाइट हो कहते हैं इसको, दूरी ना कह के हाइट कहेंगे तो h लिखाएंगे। ठीक है, तो हाइट बराबर 1/2 GT स्क्वायर, तो 1, ये थोड़ा साफ से कर दे रहे हैं, 1/2 GT स्क्वायर, ये होता है हाइट बराबर फॉर्मूला, h बराबर याद रखिएगा। ठीक है, तो 1/2 जी का मान बोला है 10 लेने, और टी स्क्वायर, टी का दे दिया देखिए 4 सेकंड, तो 4 सेकंड 4 × 4 2 बार लिख देते हैं, काय की स्क्वायर है, अब काट दीजिए, 2 दूनी 4, और ये हो गया 4 दूनी 8 और 10, 8 दही 80, तो 80 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी पर एक पत्थर को छोड़ा जाता है, चोटी से पत्थर को छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग v निकालना है। तो v का भी एक फॉर्मूला आता है, v स्क्वायर बराबर होता है 2gh, हमको v निकालना है, तो स्क्वायर उधर जाते हैं तो रूट बन जाता है, तो रूट हो गया, और 2g का वैल्यू 10 ले लेते हैं। चलिए, हाइट दिया हुआ है 19.6, इसको गुना करिए, गुना करेंगे तो 10 को 19.6 से गुना करेंगे तो 196 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट हट, 10 से गुना कर दिए तो पॉइंट हट जाता है,
पॉइंट हट जाएगा तो बच गया 2 से गुना करना है 196 को, तो 196 को 2 से गुना करेंगे तो 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 9 18 19, 2 का 2 3, 392 आ गया, रूट अंडर 392। अब इसका रूट हटाइएगा ना वर्गमूल विधि से, इस तरह से रूट हटाने आता होगा, ये मैथ का सवाल है। आ गया 1 का 1 का 1 इधर जोड़ते हैं तो इधर बचे 2, फिर 9 2 उतरेगा, फिर यहाँ 9 से होगा 9 9 2 9 9 81, 9 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26, इस तरह से। फिर ये 1 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो खत्म हो गया, तो फिर पॉइंट लगेगा, तो 19 पॉइंट आ रहा है। तो 19 पॉइंट देखिए, तो 19.6 एगो ऑप्शन है, तो क्वेश्चन में 19.6 मीटर था, आंसर वो इसका 19.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक कार किसी कगार से गिरकर 0.55 नहीं बाबू 0.5 सेकेंड एस होगा, तो एस को 5 लिख दिया। ठीक है, 0.5 सेकेंड में धरती पर आ गिरती है। तो बोला है धरती कगार की कितनी ऊंचाई पर ऊंचाई निकालना है, तो अभी ऊंचाई वाला फॉर्मूला बताया था, h बराबर हाफ GT²। तो चलिए लगा देते हैं 1/2 हाफ 1/2, g का वैल्यू 10 और t², t टाइम दिया 0.5 सेकेंड, 0.5 2 बार लिखेंगे, काहे की स्क्वायर है। ठीक, 0.5 2 बार लिखना होगा। फिर इसको काटिए तो 2 5 10, 5 आ गया। अब देखिए 1 2 3 को 5 आ गया, तो 3 को 5 को गुना करेंगे तो 5 5 25 25 125 हो जाएगा, और 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ये 1.25 हो जाएगा, 1.25। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये तो सिंपल सा बात फिर से आ गया, चंद्रमा वाला 1/6 कर देंगे, 10/6 न्यूटन में, इसलिए तो 6 से भाग दीजिए इसको, 6 का 6 होगा, 4 बच जाएगा, पॉइंट होगा 40 हो जाएगा, 6 छक 36, फिर 6 छक 36 6 छक 36 आते रहेगा, तो 1.666 आ रहा है, तो 6 को 1 बढ़ा के 7 लिख सकते हो, 1.67, 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये रहा गुरुत्वाकर्षण का 47 क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपने घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। तो मैथ